अमृतांशी बात कर रही थी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से, और जीतू पटवारी ने कहा कि हार की जिम्मेदारी सबकी है, उनकी भी है। और उन्होंने नैतिक तौर पर पीएम का इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने कहा कि पीएम की लीड कम हुई है, उनका विश्वास गिरा है, तो वो नैतिक तौर पर पीएम का तो इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन उनके बारे में क्या, वो जरा सवाल पूछ लेते हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं मयंक चतुर्वेदी जी का। मयंक चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका। अनिल सिंह चौहान साहब कांग्रेस की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ वासु शर्मा जी बीजेपी की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वासु जी, आपका भी स्वागत करता हूं। मेरा पहला सवाल अनिल सिंह चौहान साहब आपसे है। अनिल जी, जिम्मेदारी सामूहिक तौर पर तो ले ली जीतू पटवारी ने, पीएम का इस्तीफा मांग रहे नैतिक तौर पर, लेकिन क्या जीतू पटवारी को खुद आगे आना चाहिए इस्तीफा देने के लिए? 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। देखिए, अब ये तो आगे समीक्षा का विषय है। अभी तक जो रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से बढ़त है, लेकिन दो तीन बातें बहुत गौर करने वाली है। आप देखिए कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत कहीं नहीं है। 230 से 35 सीटें उनकी इन रुझानों में स्पष्ट हो रही हैं, मतलब वो अल्पमत में आ गई है सरकार। दूसरा, जो एनडीए के गठबंधन के लोग हैं, अगर वो लोकतंत्र के को सोचेंगे, हो सकता है उस गठबंधन को तोड़ दें। ओवरऑल में जो भाजपा के बड़े बड़े दावे थे वो फेल हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखिए कि जो प्लेइंग लेवल एक शब्द होता है राजनीति में, वो प्लेइंग लेवल नहीं था। किस विषम परिस्थिति में विपक्ष और इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा, उसको भी देखने वाली बात है। दलों के खाते सीज कर देना, मुकदमे कायम करना, कई दलों को तोड़ देना, भया दोहन करके कई उम्मीदवारों के नाम वापस ले लेना, सूरत, चंडीगढ़ और जो इंदौर में हुआ वो सारा देश जानता है। इन परिस्थितियों में भी जो जाबाज डटे रहे और सरकार से सवाल करते रहे, सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े, सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, वो निश्चित रूप से स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। और जिस तरह से 10 सालों में देश का घटनाक्रम बदला, लोकतंत्र को दूषित करने का लगातार प्रयास हुआ, संवैधानिक संस्थाओं को का अवमूल्यन किया गया, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। आप देखिए कि उन विपरीत परिस्थितियों में जब सोशल मीडिया से कई 1 करोड़ के करीब यूट्यूब और फेसबुक, इन सबसे कंटेंट हटा दिए गए, विपक्ष के पूरी मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास किया, उसके बाद भी जिस तरह से आज देखिए कि 91 से कहां पहुंच गई है, लगभग सरकार बनाने के करीब इंडिया गठबंधन के आंकड़े दिख रहे हैं आपको। ये जो उपलब्धि है, ये आजादी की उस लड़ाई की तरफ ध्यान खींच रही है कि जैसे आजादी की लड़ाई के समय, उस समय जो राष्ट्र प्रेमी थे वो संघर्ष किए, वही आज संघर्ष करना पड़ा। उस समय भी डिवाइड एंड रूल चल रहा था, अभी भी डिवाइड एंड रूल, धर्म और संप्रदाय के हिसाब से सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही थी। उसमें केंद्रीय एजेंसियों का भी दुरुपयोग हो रहा था और लगातार विपक्ष के दमन का प्रयास हो रहा था। जो ईमानदार मीडिया समूह है उनको लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उन परिस्थितियों में जो रिजल्ट आया है, उसके बाद स्पष्ट है कि ये देश की जनता तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को सिरे से जनता ने नकार दिया है। और आप अभी और रुझान देखिए, मेरा यह मानना है अभी भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में और रुझान आपको देखने को मिलेंगे। और जहां ये डिवाइड एंड रूल में सफल हुए हैं या जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है, कई प्रकार का भया दोहन, लोभ, लालच। अब आप इंदौर का उदाहरण देखिए, भाजपा वाले ढोल बजा रहे हैं, भाई हम जीत गए, इतने बड़े अंतर से। साहब, जब आप भया दोहन करके या लोभ दे के प्रत्याशी को ही खरीद लोगे, अकेले चुनाव लड़ोगे तो जीतोगे ही। सवाल यहां लोकतंत्र का है। और मैं ये मानता हूं कि कई प्रदेशों की जनता ने मशाल उठा ली है और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जनता भी इस रुझान को समझेगी। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि यहां की जनता सबसे ज्यादा जागरूक है और इन परिणामों के बाद और ज्यादा इससे करंट उनको मिलेगा। और आने वाले समय में इस एनडीए और नरेंद्र मोदी जी की असलियत जनता के सामने होगी। और आप देखिएगा, अभी भी इंडिया गठबंधन के 7 लोग आएंगे और सरकार अभी भी, मेरा हौसला है, इंडिया गठबंधन की बनेगी। जी, तो आश्वस्त आप बने हुए हैं मयंक चतुर्वेदी जी। मेरा सवाल आपसे, अगर हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो देश भर की हम बात करें, तो अब की बार 400 पार का जो स्लोगन रहा था बीजेपी का, वो तो बेअसर ही रहा। मयंक जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत जो है शोर आ रहा है, क्लियर आवाज नहीं है। मयंक जी, मेरा सवाल आपसे ये था, हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात छोड़ दें, हम पूरे देश भर की बात करें तो जो आंकड़े हैं 295 एनडीए और 230 पर इंडिया गठबंधन, मजबूत गठबंधन के, तो मजबूत विपक्ष के तौर पर इंडिया गठबंधन उभरा है। और जो 400 पार का नारा लगातार बीजेपी दे रही थी, वो कहीं नजर नहीं आया। नहीं ज्योति जी, हम सवाल नहीं सुन पा रहे हैं आपका, बहुत शोर आ रहा है, खड़खड़ाहट आ रही है। ठीक, ये हम अपनी टीम से बोलते हैं सर, मयंक सर, कि
थोड़ा आपका ऑडियो वो दिखवा लें कि क्या दिक्कत है। तब तक मैं वासु जी के पास जा रहा हूं। वासु जी, मैंने अनिल जी से पहला सवाल पूछा था और मैंने पूछा था कि पीएम को नैतिक तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, ये जीतू पटवारी मांग कर रहे हैं। क्या वाकई एनडीए को तो बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन क्या ये बीजेपी की नैतिक हार है कि आप अपने दम पर 272 सीटें भी नहीं ला पाए? देखिए आसिफ जी, अभी चुनाव चल रहा है, अभी गिनती जारी है और 21 राउंड की पोलिंग होती, 21 राउंड की गिनती होती है। अभी 10-12 राउंड की गिनती हुई है, 10-12 राउंड की गिनती बाकी है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में हम तो 11 की 11 सीट जीतेंगे। जो आप एक सीट दिखा रहे हैं वो कोरबा है, उसमें भी 3-4 हजार से हम पीछे हैं। बाकी जगह हम अच्छे लीड पे हैं। जीतू पटवारी जी तक जहां तक का सवाल बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, पहले तो जीतू पटवारी जी को इस्तीफा देना चाहिए। उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, 29 की 29 सीट वो हारने जा रहे हैं और वो प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में इतिहास है। राजीव गांधी, नेहरू जी के बाद ये तीसरी बार लगातार कोई प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। इस पे स्वीकार क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की प्रो फ्रेंच अलायंस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी खुश क्यों हो रही है? कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर सीटें ज्यादा आई है उनकी, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से हम यूपी में थोड़ा कम आंकड़े हैं, लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है यूपी में आप 240 सीट ऐसे हैं आसिफ जी जिसमें 7,000 8,000 से कम के आंकड़े हैं, कई बार तो 3,000 2,000 के भी आंकड़े। तो वो जो सीटें का जो फाइनल रिजल्ट आएगा तब एक्चुअल पता लगेगा कि कौन सी पार्टी कितनी आ गई है। हम लोग तो अभी भी आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार अच्छे बहुमत से बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ठीक है, ये एक बात और भी है। अगर आप पूरा नक्शा उठा के देखें 29 की 29 सीटें, तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की लीड है, क्योंकि सारे सीटों पर तो बीजेपी को लीड मिल रही है, वहां मार्जिन भी अच्छा खासा जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस वापसी कर पाए ये बड़ा मुश्किल है। इक्का दुक्का सीटें जहां लाख से नीचे का मार्जिन है, जैसे छिंदवाड़ा में भी 80,000 तक का मार्जिन पहुंच गया है फिलहाल। उधर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा है, ये जरा आपको सुनाते हैं। उन्होंने, सुनिए जरा। मध्य प्रदेश में इस वक्त मैं मुख्यमंत्री निवास पर हूं। मेरे पीछे एनडीटीवी मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं और रिजवान भाई, अगर आप दिखा पाए हमारे दर्शकों को कि मुख्यमंत्री जी भी हमारे एनडीटीवी से ही जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं चुनाव के और चाय पर चर्चा करने की हम शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर आपका। जी, आपका भी अभिनंदन है। बाबा महाकाल की नगरी से पूरे आपकी चैनल पर पूरे देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आनंद भी ले रहा हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा था फिर एक बार मोदी सरकार, तो वो अपनी आंखों के सामने देख भी पा रहा हूं। जो आंकड़े बता रहा है कि फिर एक बार मोदी जी की सरकार बन रही है, तो दोहरी खुशी है। एक तरफ तो बहुमत के आगे आप जा ही रहे हैं और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप का जो कहा था आप लोगों ने कि 29 कमल गिफ्ट करेंगे मोदी जी को, वो होता दिख रहा है। निश्चित रूप से ये चमत्कार हुआ है और हमने सबने मेहनत की थी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया था कि हर बार 75 साल से कांग्रेस हमेशा छिंदवाड़ा हमारे हाथ में नहीं आने देती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मोदी जी की सरकार बनने में हम छिंदवाड़ा भी उनको जीत के दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नकुलनाथ जी काउंटिंग सेंटर छोड़ के चले गए, कमलनाथ जी ने हार स्वीकार कर ली है। तो स्वाभाविक रूप से अगर 60,000 से हार रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको इस बात बचा क्या है, क्योंकि कांग्रेस थोड़ा भी समझेगी तो ध्यान में आएगा जनता ने प्रदेश से कांग्रेस को नकार दिया। एक लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बहुमत के थोड़ा सा पीछे ही बीजेपी दिख रही है और खास करके आप भी गए थे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह, वहाँ पर काफ़ी कम सीटें को। एक बात बताना चाहूँगा कि स्वाभाविक रूप से चुनाव जब होता तो हर एक राज्य में जाना, हर एक क्षेत्र में जाना, मैं 12 से ज़्यादा राज्यों में लगा हूँ। माननीय मोदी जी ने लगातार कैंपेन किया है और पहली बार ऐसा हो रहा कि एक गैर कांग्रेसी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर ऐसी इतनी अच्छी बहुमत के साथ बन रही है, जहाँ बहुदलीय व्यवस्था थी 2014 के पहले। लेकिन आज ये एनडीए के गवर्नमेंट तीसरी बार बनना, ये वाकई बहुत बड़ी। माननीय मोदी जी पे जनता 100 करोड़ जनता का वोट है इस सरकार के साथ। और कल तक कांग्रेस और सारे लोग कह रहे थे कि इनको किसी हालत में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इनकी सरकार नहीं बनेगी, कितने दावे किए थे, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली सरकार बन रही। एक आखिरी सवाल, तो लगता है कि शाम होते होते नतीजे बदलेंगे और कुछ नहीं, और बढ़ते जाएंगे, बीजेपी की सीटें और बढ़ेगी, मुझे पूरा भरोसा है। भाजपा की सरकार भी बनेगी और हमारा बहुमत भी बढ़ेगा। और हमारे साथ मयंक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मयंक जी, मेरा सवाल आपसे ये था,
कि जिस तरीके से 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो आंकड़ा तो दूर दूर तक अभी नजर नहीं आ रहा है। 301 जो अभी फिलहाल ताजा अपडेट है उसके मुताबिक, क्या वजह इसकी रही? क्या आप मानेंगे इंडिया गठबंधन उन बातों को भुनाने में कामयाब रहा जिन कुछ बातों को लेकर बीजेपी को लेकर जो आम लोग हैं उनमें असंतोष था? तो सबसे बड़ा चीज तो ये है कि राजनीतिक पार्टियों को ये समझना होगा कि जिन मुद्दों को लेकर के जो चुनाव लड़ रहे हैं वास्तव में जनता उनसे इत्तेफाक रखती हुई है या नहीं रखती है। हमेशा ये होता है कि जो राजनीतिक दल तय कर लेते हैं कि उनको इस लीड पर चुनाव लड़ना है, इस लाइन पर चुनाव लड़ना है, वो कई बार ऐसा होता है कि जनता का उनसे बहुत ज्यादा सरोकार होता नहीं है। अब आते हैं कि 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया था, अब स्थिति ये हो गई कि एक शेर है कि घर का सजाने का तस्वीर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि घर को बचाया कैसे। अब आप देखिए कि 283 सीट पर जो है एनडीए गठबंधन, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन आगे है और उस गठबंधन में ऐसे दल भी शामिल हैं जो कभी भी कहीं भी चुन होते रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में अगर वो चुन होते हैं तो हमको लगता है कि वो बीजेपी की सरकार बनाना भी मुश्किल हो सकता है। आप बिहार को इसका उदाहरण ले लें, आप तेलंगाना में भी बदलाव, अगर कुछ मूड बदल जाता है तो स्थितियां कुछ और होगी, कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। तो अभी तो जो जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया या जिस कैंपेन के 400 पार की जो बात थी वो तो बहुत पीछे छूट गई है। अब कुछ स्थितियां जो है बिल्कुल विपरीत हो गई है और सबसे बड़ा सवाल तेल पर भी है, जो सरकार को गुमराह करते रहे या बीजेपी को गुमराह करते रहे कि भाई आप तो बहुत बड़े माध्यम के साथ पिछली बार सरकार में आ रहे हैं। मयंक जी लौटूंगा मैं आपके पास। अनिल जी आपके पास आ रहा हूं। अनिल जी एक सवाल का जवाब दीजिए सर। 2 पार्टी सिस्टम वाले प्रदेश में भी अगर आप एक सीट नहीं निकाल सकते तो इसके पीछे किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि 5 पार्टियां हैं, आपके वोट काट रही हैं, आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। यहां सीधी बात है, या तो बीजेपी या कांग्रेस, उसमें भी आपको एक सीट नहीं मिलती। देखिए, निश्चित रूप से अगर हमको एक सीट छत्तीसगढ़ में हम आगे हैं और मुझे उम्मीद है अभी भी 2-3 सीटों पे कम से कम आंकड़े बदलेंगे, लेकिन अगर जो रुझान है उसके मुताबिक हम पीछे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को और नेता को लेनी होगी। हमको समीक्षा करनी होगी कि आखिर किन कारणों से हार हुई। लेकिन जो मैंने जो बात कही उस पर मैं अभी भी कायम हूं कि ये मध्य भारत क्षेत्र है, यहां भावनाओं से खेलने का जो काम हुआ, अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी में चली और नेताओं का लगातार भयादोहन करना, भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाना, शासकीय तंत्र का इस्तेमाल करना और लगातार चाहे मंगलसूत्र छीनने की बात हो, चाहे हिंदू मुसलमान की बात हो, छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में हिंदू ईसाई संघर्ष इन्होंने पैदा कर दिया, कहीं हिंदू मुसलमान संघर्ष पैदा किया। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने लेने का प्रयास किया है और काफी हद तक देखिए उसमें सफल भी रहे हैं। लेकिन जनता इनकी असलियत को कहीं ना कहीं समझ भी रही है और आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में जो रुझान आए हैं आज, उसमें भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से अल्पमत में आ गई है। आप देख लीजिए कि 235-38 सीटों पे ही इनकी बढ़त है और जो इनका गठबंधन है वो भी टूटेगा क्योंकि सारे लोग मोदी और शाह की तानाशाही से परेशान हैं। 2 लोग पूरी भाजपा को, पूरे देश को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके मंत्री तक कौन है, इनके गठबंधन के लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। दो बड़ी पार्टियां अनिल जी, की सरकार एक टीएमसी और एक टीडीपी अगर आपके साथ आए तो कुछ स्थिति बनती है, कुछ आसार बनते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। देखिए, अब वो तो एक बड़ा, जब सारे राजनीतिक दल बैठेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग बैठेंगे, जो हमारे साथ और नए दल जुड़ना चाहते हैं वो आएंगे। उसके बाद जो लोकतंत्र की और हमारे संविधान की आत्मा कहती है कि जिसके साथ बहुमत होगा, उस बैठक में जिसके साथ ज्यादा सांसद जाएंगे वो निश्चित रूप से देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि इस प्रधानमंत्री को देश की जनता ने नकार दिया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कहीं से बहुमत नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि सरकार जो इंडिया गठबंधन की बन रही है उसमें बाकी कौन कौन से दल आते हैं और कौन से दल जो एक कहना चाहिए एक मिनिमम प्रोग्राम बनता है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, कैसे इस सांप्रदायिक माहौल से, कैसे जो तानाशाही का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, लोकतंत्र हाशिए पर है, इससे कैसे देश को बचाना है। अब चुने हुए सांसदों को इसकी समीक्षा करना है, सभी राजनीतिक दलों को इसकी गंभीर समीक्षा करनी होगी और प्रधानमंत्री और मंत्रियों का पद तो देखिए बहुत, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के मामले में हर दल अपना अपना त्याग करने के लिए तैयार है।
पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल राष्ट्र का है। और राष्ट्र को बचाने के लिए मेरा यह मानना है कि सारे दल एक साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो अल्पमत है इनकी कलई खोलेंगे। किस तरह इन्होंने ईडी आईटी के माध्यम से चंदे का खेल खेला, कैसे इन्होंने संविधान का अवमूल्यन किया, इन सारी बातों की जांच होगी। और जिस तरह से आज देश में वातावरण है, इस वातावरण को सुधारने के लिए मेरा मानना है ये चुने हुए उत्कृष्ट सांसद जरूर काम करेंगे और सभी राजनीतिक दल एक मंच पर आएंगे। वाशु शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। सीएम तो चाय की चुस्कियों पर चर्चा कर रहे थे और आपसे ये जानना चाहेंगे पार्टी दफ्तर में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं जश्न मनाने के लिए, क्योंकि तस्वीरें सुबह से ही आनी शुरू हो गई थी लड्डुओं की, हलवा पूड़ी की। फिलहाल क्या इंतजाम वहां पर है जश्न के? जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल है, क्योंकि हम 10-11 में से 11 सीट जीतने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। अनिल भाई ये कह रहे थे छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं बता रहे हैं, और आज इनके लिए ईवीएम ठीक हो गया, लोकतंत्र ठीक हो गया। कल तक ये चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे थे, ईवीएम पे उंगली उठा रहे थे, आज इनको लोकतंत्र, आज यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज आप निश्चित रूप से सीटों में आगे हैं। अभी अनिल भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो मान्यवर आप भी अभी एक ही सीट जीते हैं, बाकी सब में अभी काउंटिंग जारी है। अभी आप इतना बड़ी बातें मत कीजिए, क्या पता आप फिर से उसी स्थिति में आ जाए। तो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, अभी आप वेट कीजिए, 4-5 बजे तक देखते हैं जनता ने किसको बहुमत दिया, क्योंकि बहुमत तो एनडीए के पक्ष में आया है।